एफटीपी की इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और ये इंस्पेक्ट एफटीपी की कमांड जो है ये हमें अपनी बेस कॉन्फ़िगरेशन में नजर आती है, वेयर एज जो इंस्पेक्ट आईसीएमपी है उसका इजाफा हम खुद से कर सकते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया। और ये जो हमारी ग्लोबल पॉलिसी है इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट आईसीएमपी नहीं होता, ये हम खुद से ऐड करते हैं। वी ऐड दिस। उससे ये है कि आउटबाउंड जो पिंग आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके रिस्पांस वापस आ जाते हैं। एनी हाउ यहाँ पे इंस्पेक्ट एफटीपी भी है। एफटीपी को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा नोन प्रोटोकॉल है, तो इसकी जो वर्किंग है, इसके जो फंक्शंस हैं उसके साथ हम रिलेटिवली ज्यादा मारूफ हैं कंपेयर टू लेट्स से स्किनी या सीक्वल नेट या आरटीएसपी या H.323। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। आपने ये इंस्पेक्ट आईसीएमपी के बारे में कल कहा था कि ये आउटबाउंड के लिए है। अगर हम इंस्पेक्ट आईसीएमपी करेंगे तो ये आउटबाउंड इनेबल करेगी आईसीएमपी को, तो इनबाउंड के लिए फिर भी हमें एसीएल लगानी पड़ेगी? जी, वो तो आप एसीएल से अलाउ करेंगे। ओके सर। मसला ये था ना कि इनसाइड वाले भी पिंग नहीं कर पाते थे आउटसाइड को, तो ये उसका हल है। बाहर से अंदर किसी को पिंग कराना है तो वो आप एसीएल से ही करेंगे। और दूसरा ये है कि जितने भी इंस्पेक्ट के ऑप्शन है यहाँ पे जो अभी आप शो कर रहे हैं ये सारे आउटबाउंड है, राइट? इनबाउंड में से कुछ भी करना होगा तो उसके लिए एसीएल लगानी पड़ेगी। करेक्ट, ऐसे ही। ओके सर। लो टू हाई के लिए ये इंस्पेक्ट कुछ नहीं कर रहा, वो आपको एसीएल ही लगानी है। अच्छा जी, अब ये इंस्पेक्ट एफटीपी जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा है, ये कर क्या रहा है? तो इसके बारे में हमने बसा औकात डिस्कशन कर रखी है कि एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डायनामिक इन नेचर है। अब इसकी डायनामिकनेस क्या है उसको देख लेते हैं। एफटीपी जो है ये दो तरह से रन होता है। आप उसको एफटीपी के मोड्स कह लीजिए। एफटीपी का पैसिव मोड और एफटीपी का एक्टिव मोड, ये प्रोटोकॉल दो तरह से क्लाइंट्स रन करते हैं। अब अगर एफटीपी का पैसिव मोड रन किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट इनसाइड इनिशिएट्स अ कनेक्शन विद सोर्स पोर्ट एनी पोर्ट। ये 61838 जरूरी नहीं है हमेशा यही हो, ये सिर्फ बताने के लिए है, ये रैंडम पोर्ट है। तो क्लाइंट इनसाइड पर इनिशिएट कर रहा है अपना कनेक्शन सोर्स पोर्ट 61838 से डेस्टिनेशन पोर्ट 21 पर। ये है पैसिव एफटीपी। अगर मैं एक्टिव एफटीपी में आऊं तो यहां तक बात उधर भी ऐसे ही है। क्लाइंट इनसाइड इनिशिएट्स द कनेक्शन विद सोर्स पोर्ट एनी रैंडम पोर्ट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट 21। तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जब एफटीपी का कनेक्शन इनिशिएट किया, चाहे वो पैसिव एफटीपी है चाहे वो एक्टिव एफटीपी है, उन्होंने हिट किया है बाहर 21 पोर्ट को। अब फर्क कहां आ जाता है पैसिव और एक्टिव में? वो है कि अब वो 21 नंबर पोर्ट जो जवाबी कार्रवाई करेगी वो कैसे करेगी, फर्क उसमें आ जाता है। तो अब यहां देखिए कि पैसिव एफटीपी के अंदर so as it is a passive FTP client, so as it is passive FTP, तो क्लाइंट ने इनिशिएट करने बोथ कनेक्शंस। बोथ कनेक्शंस का क्या मतलब है? डेटा कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन। जो पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है 21 नंबर पोर्ट पे, ये कंट्रोल कनेक्शन है। इससे आप सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट हो रहे हैं और सर्वर में लॉग इन हो रहे हैं। डेटा ट्रांसफर के लिए एक अलग कनेक्शन इस्तेमाल होता है एफटीपी में। अब पैसिव एफटीपी में क्लाइंट ने वो दूसरा कनेक्शन भी इनिशिएट करना है। सो देयरफॉर जैसे ही
क्लाइंट कनेक्ट हुआ 21 नंबर पोर्ट पे, वो एक FTP की कमांड सेंड करता है PASV 21 पोर्ट को, जिससे वो इशारा देता है सर्वर को कि मैं पैसिव मोड का FTP चलाना चाहूंगा। सर्वर replies with the port number, server replies with the port number and client connects to that socket for data connection. So अगर आप मेरे FTP सर्वर हैं तो मैंने आपकी 21 पोर्ट पर आके दस्तक दी और साथ ही बोल दिया PASV, which means कि मैं एक पैसिव FTP कॉन्वर्सेशन चाहता हूं। सर्वर जो कि आप लोग हैं, आप मुझे एक पोर्ट बताएंगे, वो पोर्ट कोई हाई पोर्ट होगी, इट कैन बी 2000, 5000, 50,000। आप वो पोर्ट मुझे 21 पोर्ट की कम्युनिकेशन के अंदर, उस गुफ्तो शनीद के अंदर एम्बेड करके मुझे बताएंगे और मैं बीइंग क्लाइंट आपके साथ फिर उस पोर्ट के ऊपर कनेक्शन इनिशिएट करूंगा। सो क्लाइंट कनेक्ट्स टू दैट सॉकेट फॉर डेटा कनेक्शन। तो यहां देखिए क्लाइंट जो है 172.16.1.5 ऑन इनसाइड, इसने कनेक्शन इनिशिएट किया 21 पोर्ट के साथ। उसके बाद इस सर्वर ने FTP प्रोटोकॉल के जरिए इसको बताया कि मैं 60142 पोर्ट पे लिसन कर रहा हूं डेटा देने के लिए। तो क्लाइंट ने फिर इनसाइड से 61839 अनदर सोर्स पोर्ट रैंडम से कनेक्ट किया है 60142 पोर्ट को। ये 60142 पोर्ट क्लाइंट को बताई है बाहर बैठे हुए सर्वर ने, और क्लाइंट ने उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। ये है पैसिव FTP। एक्टिव FTP, क्लाइंट in inside initiates the connection with source port 61854 to the destination port 21, वो तो सेम हो गया। client then sends port command with 6 tuple value। ये आपके पैकेट की अंदर से एक्सट्रैक्ट होता है, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, फ्लैग्स। Server in turn initiates the secondary data connection with source port of 20 and destination port is calculated। ये है एक्टिव FTP। इसमें क्लाइंट ने इनिशियल कनेक्शन इनिशिएट किया है अंदर से बाहर 21 नंबर पोर्ट पे, और सर्वर ने जवाब वापस दिया है अपनी 20 नंबर पोर्ट से क्लाइंट को। सो क्लाइंट ने पोर्ट कमांड सेंड की, सर्वर ने इन टर्न इनिशिएट किया सेकेंडरी डेटा कनेक्शन, सो आउटसाइड से इनसाइड आया। वेयरएज यहां पे पैसिव FTP में क्लाइंट ने सर्वर की जो सेकेंडरी पोर्ट है उसके साथ कनेक्शन अंदर से बाहर इनिशिएट किया। सो इधर आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो UIB है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके कनेक्शन है ये UI कनेक्शंस हैं, यानी ये इनसाइड टू आउटसाइड के कनेक्शन है। सो डायनामिक कनेक्शन ओपन फ्रॉम इनसाइड, क्लाइंट ने ही खोला, ये सर्वर ने खोल लिया कनेक्शन जैसे ही आपने अंदर से बाहर हिट की। तो पैसिव और एक्टिव FTP का फर्क क्लियर हो रहा है आपको? देखिए इसके अंदर सर्वर अपनी 20 से डेस्टिनेशन पोर्ट पे डेटा सेंड कर रहा है, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट सर्वर ने कैलकुलेट की है इस 6 ट्यूपल वैल्यू से, और क्लाइंट उसके ऊपर लिसन कर रहा है। इस क्लाइंट ने जब हिट किया था 21 पोर्ट को, तो इसने अपनी एक
वैल्यू एक्सपोज की है सर्वर को और इंस्ट्रक्ट कर दिया हमने एक्टिव एफटीपी करना है, तो सर्वर ने 20 पोर्ट से रिस्पॉन्ड किया है टू द पोर्ट जो कि गेसेबल थी उस 6 ट्यूपल वैल्यू से, और उसके ऊपर क्लाइंट लिसन कर रहा है। सो दोनों केसेस में जो मेजर बड़ा फर्क है, एक तो ये है कि आपका जो चीज कॉमन है वो ये है कि किस नंबर पोर्ट पे इनसाइड से आउटसाइड पे हिट होता है, ये है कॉमन। डिफरेंस कहां से शुरू होता है कि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। पैसिव एफटीपी में डेटा ट्रांसफर के लिए सर्वर अपनी सेकेंडरी पोर्ट कम्युनिकेट करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट उस पोर्ट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वेयर जो एक्टिव एफटीपी है उसमें सर्वर 20 नंबर पोर्ट, फिक्स्ड 20 नंबर पोर्ट से रिस्पॉन्स बैक करता है, बाहर से अंदर सिन सेंड करता है टू स्टार्ट एक्सचेंजिंग द डेटा टू द पोर्ट ऑफ द क्लाइंट, एंड दैट पोर्ट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन विद 21 पोर्ट। अब ये जो 21 पोर्ट पे एक हायर लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, जिसमें सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ टीसीपी की वो वाली पोर्ट्स का तबादला कर रहे हैं जिन पोर्ट्स पर इन्होंने बाद में डेटा एक्सचेंज करना है। तो इन पोर्ट्स का इल्म एएसए को होना चाहिए, एएसए को इसको ट्रैक करना चाहिए ताकि एफटीपी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इंस्पेक्ट एफटीपी लिख देने से हमारा जो एफटीपी का ये, चाहे वो पैसिव है चाहे वो एक्टिव है, इसके अंदर जो कंट्रोल चैनल के अंदर पोर्ट नेगोशिएशन होती है जिससे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होना है, ये उसके ऊपर कड़ी नजर रखता है और सिक्योरिटी एल्गोरिदम जो अंदर चल रहा है उसको उसके साथ ट्यून्ड अप, अलाइंड अप रखता है, ताकि जब सेकेंडरी डेटा कनेक्शन खुले तो यूजर को कोई आउटेज फेस ना करनी पड़े। सो इंस्पेक्ट एफटीपी को ऑफ कर देने से यू कैन फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन योर नॉर्मल एफटीपी कम्युनिकेशन। So that is the command which is making your adaptive security algorithm aware of this complex protocol जो कंट्रोल चैनल किसी पोर्ट पर एस्टेब्लिश करता है और डेटा चैनल किसी पोर्ट पर एस्टेब्लिश करता है, और उसके भी तरीके दो हैं, एक्टिव या पैसिव। इसी तरह डीएनएस इंस्पेक्शन भी ऑन है। अब डीएनएस इंस्पेक्शन क्या कर रही है, इंस्पेक्ट डीएनएस लिखा हुआ है, सो अभी हम बस इतने पर फोकस करते हैं, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। इंस्पेक्ट डीएनएस, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है द सिक्योरिटी अप्लायंस टीयर्स डाउन द डीएनएस सेशन associated with the DNS query as soon as the DNS reply is forwarded by the security appliance। यानी आपके एएसए में से जो आउटबाउंड कम्युनिकेशन सेशंस इनिशिएट होंगे अगेंस्ट योर डीएनएस क्वेरी, जो कि हर कोई हर वक्त कर रहा होगा, तो वो यूडीपी है। और आपको पता है यूडीपी प्रोटोकॉल का कोई भी कनेक्शन जब गुजरता है एएसए में से, तो वो कनेक्शन लेस होता है, वो एक फ्लो होता है, बस वो शुरू हो जाता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, और कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, कब उसकी जरूरत नहीं रही, ये सब कुछ एएसए को फ्लैग्स तो बताते नहीं है। लिहाजा यूडीपी कनेक्शंस को एएसए जो है वो टाइमर्स और टाइम आउट्स की बुनियाद पर टीयर डाउन करता है। टीयर डाउन का मतलब है कनेक्शन जो एस्टेब्लिश्ड है कॉन टेबल में, उसको वहां से रिमूव करता है। तो टीसीपी की तरह तो है नहीं कि 3-वे हैंडशेक अगर ओपनिंग का हुआ है तो क्लोजिंग का भी होगा और सब क्लियर हो जाएगा एएसए को कि अब इसकी जरूरत नहीं रही है, लिहाजा ये कॉन टेबल से डिलीट कर दिया जाए, टीयर डाउन कर दिया जाए। यूडीपी में तो ऐसा नहीं है, और डीएनएस जो है वो यूडीपी यूज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डीएनएस प्रोटोकॉल को, जो कि यूडीपी के व्हीकल के ऊपर बैठकर रन होता है, आप इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो हर वक्त आपके कॉन टेबल के अंदर किसी न किसी मद में डीएनएस के साथ कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी या उसका एक कनेक्शन किसी न किसी सूरत में खुला ही रहेगा हर वक्त, क्योंकि आपने वेबसाइट खोलनी है तो बैकएंड पे डीएनएस यूज होना है,
आपने मेल सेंड करनी है तो बैकएंड पे डीएनएस यूज होना है। आपने कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है जो नेटवर्क बेस्ड है तो पीछे डीएनएस कॉल होना है, अगर वो एप्लीकेशन डीएनएस बेस्ड है, और मोस्टली सभी डीएनएस बेस्ड होती हैं आज के दौर में। तो डीएनएस तो लम्हा बलम्हा हिट हो रहा है, तो नतीजतन आपके एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम में तो हर वक्त एक कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा किसी ना किसी मद में, हर किसी के लिए जो डीएनएस की मार्फत होगा। और अगर आप उसको टाइमर बेस्ड छोड़ देंगे तो कितनी देर लगती है google.com को रिजॉल्व कराने में इनटू आईपी, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड हमें रिस्पांस आ जाता है कि ये इस आईपी पर मौजूद है गूगल की वेबसाइट। अब फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में रिस्पांस आ जाता है, वेयर टाइमर जो है वो मिनट्स पर मुहित है। तो इसका मतलब है कि जो काम फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में मुकम्मल हो जाता है उसके लिए मिनट्स तक एक एंट्री काउंटेबल में रहे उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से भी हैं कि वो काउंटेबल की कंकरेंसी जो है सेशंस की उसको डिप्लीट कर रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हैं कि एक पॉसिबल वल्नरेबिलिटी तो खुल जाती है ना सिस्टम में, कोई भी उसको स्पूफ करके उल्टे कदम उससे वापस आने की, नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश कर सकता है। तो वो सिक्योरिटी रिस्क भी है और वो परफॉर्मेंस रिस्क भी है, और वो यूज भी डीएनएस बहुत ज्यादा होता है, और ये राइट भी यूडीपी के व्हीकल पे करता है। तो इसलिए इंस्पेक्ट डीएनएस की जो कमांड है ये कड़ी नजर रखती है यूडीपी के उन पैकेट्स पर जो 53 नंबर पोर्ट पे जाते हैं, और वो डीएनएस की क्यूरी और डीएनएस का रिस्पॉन्स होते हैं। सो एज सुन एज यू सेंड अ क्वेरी टू द डीएनएस, और उसका जैसे ही रिस्पॉन्स गुजर जाता है एएसए में से, एएसए उसको लेयर 7 पर देख रहा होता है, तो जिस भी कनेक्शन का जो कॉन टेबल में यूडीपी का बना एवज डीएनएस के रिस्पॉन्स या रिप्लाई गुजर गया डीएनएस से, उसको उसी वक्त रिमूव भी कर देगा कनेक्शन टेबल में से। लिहाजा आपके कनेक्शंस की जो कंकरेंसी डिप्लीट हो रही है वो भी टाइमर से हटकर काइंड ऑफ रियल टाइम हो गई, कनेक्शन ओरिएंटेड हो गई काइंड ऑफ। और वो जो सिक्योरिटी का रिस्क है कि जितनी देर वो कनेक्शन एंट्री पड़ी हुई है कॉन टेबल में, वो है तो एक पॉसिबिलिटी जिसके ऊपर चलकर कोई अंदर भी आ सकता है आउटसाइड से, तो वो भी इमीडिएटली टीयर डाउन हो जाएगी। और इसी असना में द सिक्योरिटी अप्लायंस आल्सो मॉनिटर्स द मैसेज एक्सचेंज टू इंश्योर दैट ID of the DNS reply matches the ID of DNS query. So every DNS query generates kind of a sequence number or an ID against which a kind of a session number against which DNS sends a response. तो बाहर से आने वाला जो रिस्पॉन्स है वो टैली भी करता है ये अंदर से जाने वाली क्वेरी के अगेंस्ट, अगर वो मैच करें तो रिस्पॉन्स को अंदर आने देगा। So doing something extra in terms of DNS security. This command inspect DNS. और इंस्पेक्ट डीएनएस का अगला काम ये भी है कि जो आपने प्रीवियस सेशंस में जोन ट्रांसलेशन पढ़ी थी, ट्रांसलेट्स द डीएनएस रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड यूजिंग द नेट कमांड। सो नेट कमांड के जरिए जो हमने डीएनएस डॉक्टरिंग की थी वो फीचर भी इन्वोक तो नेट कमांड से किया था आपने, लेकिन वो बैकएंड पे यूज इस इंस्पेक्ट डीएनएस की कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ को कर रहा था। तो अगर आप नो इंस्पेक्ट डीएनएस कर देंगे तो एक तो जो भी डीएनएस की क्वेरी आप सेंड करेंगे उसका रिस्पांस आ भी जाए वो एज अ रेगुलर यूडीपी कनेक्शन ट्रीट होगा और अपने टाइम पर ही टीयर डाउन होगा, और डीएनएस में जो फर्दर सिक्योरिटी है कि वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस की आईडी मैच कर रहा है वो भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने नेट में कहीं जोन ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर की हुई है तो उसके भी आपको वो नतायज बरामद नहीं होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी आईपी तब्दील नहीं होगा डीएनएस क्वेरी में थ्रू नेट। तो अगर यहां पर हम आके इंस्पेक्ट एफटीपी और इंस्पेक्ट डीएनएस के साथ अगर हम ये मजीद देखें प्रीसेट डीएनएस मैप, and this is another configuration which is being called in front of inspect DNS, और ये preset map बना कहाँ हुआ है ये हमें running configuration में देखते हैं।
कि हमें कहीं नजर आता है। दिस इज लाइक समथिंग लाइक नॉर्मलाइजर जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। तो हमने टीसीपी मैप बनाया था और उसको हमने कॉल किया था सेट कनेक्शन के अंदर। तो ये कुछ उसी तरह की चीज है प्रीसेट मैप, लेकिन ये यहाँ हमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नजर आए तो हम इसके कंटेंट को पढ़ के समझ सकते हैं कि इस प्रीसेट मैप में क्या लिखा हुआ है और ये तफसील से मजीद क्या ट्रीटमेंट कर रहा है फॉर डीएनएस, बट वी कैन नॉट सी दिस थिंग। उसके लिए हम कमांड देंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑल पॉलिसी मैप, शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑल पॉलिसी मैप। तो ये अब हमें वो जो पॉलिसी मैप कॉन्फ़िगर्ड है ना जी, उसकी हिडन कमांड्स भी दिखाएगा। और अब वो पॉलिसी मैप खासा एक्सपैंड हो गया है। कुछ हिडन कमांड्स थी जो तफसील से पीछे कॉन्फ़िगर्ड हैं, वो अब रिवील हो गई हैं। सिंपली जब हम लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग पॉलिसी मैप, सो वी जस्ट सी दिस पार्ट। And when we say all policy map, we see more configuration. तो इसमें अब अगर हम देखें, हमें इंस्पेक्ट के अंदर आईपी ऑप्शंस भी नजर आ रहा है, हमें ESMTP के आगे एक ESMTP मैप नजर आ रहा है, H.323 के सामने मैप्स नजर आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो अंदर की गई हुई है। अब ये देखिए प्रीसेट डीएनएस मैप जो हमें पहले श्रिंक्ड नजर आ रहा था, अब एक्सपेंडेड नजर आ रहा है। इसमें वो डीएनएस के मैसेज लेंथ को भी चेक कर रहा है, 512 बाइट्स। उसने डीएनएस गार्ड भी इनेबल किया हुआ है जिससे वो आईडीज वगैरह को मैच कर रहा है। नेट रीराइट का फीचर भी ऑन है। अब ये जो नेट रीराइट का फीचर ऑन है, ये वो फीचर है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ इंस्पेक्ट डीएनएस को थ्रू दिस प्रीसेट डीएनएस मैप कि आपने रीराइटिंग की कैपेबिलिटी को भी इन्वोक करना है। इसी तरह इन तमाम प्रोटोकॉल्स के आगे आपको डीप स्कैनिंग के कुछ मैप्स रिवील होना शुरू हो गए और ये आपकी उस इंस्पेक्शन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, मजीद बारीकी के साथ नॉर्मलाइज करने के लिए बने हुए हैं। इसी तरह TFTP है, दैट ऑल्सो केटर्स फॉर TFTP कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इसके अंदर जो डायनामिकनेस है ये उसको हैंडल करता है। फिर SIP प्रोटोकॉल है, आपको पता है SIP के अंदर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं UDP की पोर्ट 5060 पे और ये आपका कंट्रोल चैनल होता है। वेयरएज जो आपका डेटा चैनल है जिसमें ऑडियो या वीडियो ट्रैवल करती है, वो SIP प्रोटोकॉल से ही हट के बिल्कुल कोई और प्रोटोकॉल जिसको RTP कहते हैं, वो उस पर बात चली जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि FTP का केस तो ये है ना कि FTP राइड्स द व्हीकल ऑफ TCP, it goes on one control port and it comes back from another data port, but you remain within FTP. Here you signal using UDP vehicle on 5060 port, and once the called party agrees to pick your call and says hello, आंसर करता है कोई वहां से कॉल को, तो जो हेलो कोई करता है टारगेट, वो एक यूडीपी स्ट्रीम है जो उधर से इधर की जानिब मेरी तरफ ट्रेवल करेगी, इनिशिएटर की तरफ ट्रेवल करेगी। वो नीचे तो कोई आईपी पैकेट्स है ना, पर वो अंदर उनके यूडीपी है। अब क्या वो वाले पैकेट्स SIP प्रोटोकॉल लेकर आता है? नहीं, वहां प्रोटोकॉल ही ऑल टुगेदर बदल जाता है एंड दैट एंड्स अप इन RTP फैमिली व्हिच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो जाने का प्रोटोकॉल ऑन और आने का प्रोटोकॉल और इंस्पेक्ट SIP आपको इस चीज की कैपेबिलिटी दे रहा है। लाइकवाइज H.323 इसके अंदर भी सिग्नलिंग आप TCP की पोर्ट 1720 पे करेंगे, लेकिन जो ऑडियो या वीडियो है वो RTP और UDP पर ओपन होगी।
तो इसमें जाते और आते हुए था तो यूडीपी, लेकिन प्रोटोकॉल सिप से आरटीपी हो गया। इसमें जाते हुए था H.323 सिग्नलिंग करते वक्त और वो टीसीपी था, लेकिन रिस्पांस वापस आ गया आरटीपी के जरिए और वो यूडीपी था। तो ये जो इतने वैरायटी वाले और डायनामिक कैपेबिलिटीज वाले प्रोटोकॉल हैं, उनकी डीप अवेयरनेस लीना कोड के अंदर रखी गई हुई है, तभी वो फायरवॉल में से सक्सेसफुली पास ऑन होते हैं और सिक्योरली आप उनको इस्तेमाल कर पाते हैं। वरना ये प्रोटोकॉल्स किसी भी स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के लिए डिफिकल्ट टू हैंडल है, और अगर इनकी वापसी के लिए परमानेंटली ACL के जरिए परमिट कर दिया जाए, इन इंस्पेक्ट्स को ऑफ कर दिया जाए और ACL से वापसी का अरेंजमेंट किया जाए, तो वो एक रिस्क से कम नहीं है। आप हर वक्त परमानेंटली रिप्लाई को प्रोविजन कर देंगे परमिट की शक्ल में, so that will always be a threat 24/7 365 days in year। तो हम वो नहीं चाहते। We want adaptive security, जैसे जैसे सिचुएशन हो वैसे वैसे अडॉप्ट करती जाए उसको साथ साथ। So this whole section belongs to such difficult to handle dynamic in nature protocols। खैर, इन प्रोटोकॉल्स के आगे जो डीप स्कैनिंग्स लगी हुई हैं, जो हमने सेट कनेक्शन एडवांस्ड ऑप्शंस में नॉर्मलाइजर मैप के जरिए भी देखी है, इसको हमने एक्सपीरियंस करना है जब हमने लेयर 7 स्कैनिंग को खुद से एनेबल करना है। लाइक हम कोई URL फिल्टर करना चाहते हैं, या हम FTP के अंदर डीप कोई खास तरह की फाइल, PDF फाइल, एक्सी फाइल को नहीं गुजरने देना चाहते हैं, तो जब हम वो एक हायरार्की ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे, तो ये चीज भी हमें इसकी सेंस क्लियर हो जाएगी। एनी हाउ, show running config all policy map, this reveals a lot of information and every line of code makes absolute sense, and I recommend you to review all these lines one by one, and if you face any confusion you can always discuss। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्शन लेयर 7 में जाने का। अगर हमने ASA के जरिए अब लेयर 7 में डीप इंस्पेक्शन करनी है, तो वो हर प्रोटोकॉल के अपने तकाजे हैं, अपने नॉमेनक्लेचर्स हैं, और वो उस प्रोटोकॉल के जो मेकर्स हैं, उसकी जो RFCs हैं, उसके तनाजर में जितनी भी कैपेबिलिटीज प्रोटोकॉल में रखी गई हैं, और फिर उन कैपेबिलिटीज को जहन में रखते हुए लीना कोड डिजाइन करने वालों ने जो कंट्रोल हमें दे दिया है, उसमें रहकर हम डीप पैकेट इंस्पेक्शन या लेयर 7 इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। इसको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें समझना है ASA में, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन, या जिनको रेगेक्स भी कहते हैं, ये एक ऐसी जबरदस्त साइंस है जिसका ताल्लुक एक सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के साथ है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने एक ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करनी है जो लैंग्वेज डिफाइन करने के बाद तरह तरह के वर्ड्स प्रोड्यूस करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक लफ्ज लिख देता हूं हेलो या ABC। Now this is a string, and if I say कि आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी पैटर्न आपको पैकेट में कहीं नजर आ जाए, तो उसको कैच कर लेना है और फिर ड्रॉप करना है या अलाउ करना है, वो बात की बात है, बट यू नीड टू कैच दिस पैटर्न ABC। तो इस पैटर्न के साथ मैच होने वाली पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? देयर इज only one possibility is there। जब भी ABC एग्जैक्टली आएगा तो आप इस पैटर्न के साथ मैच होंगे। एनी डेविएटिंग पैटर्न जिसमें एग्जैक्टली ABC नहीं है, दैट विल नॉट मैच विद दिस पैटर्न, दिस गिवन पैटर्न।
If given pattern is ABC, the possibilities means 1. अब अगर मैं इसी के अंदर डॉट डाल दूं, तो डॉट का मतलब है कि अब यहां पर A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, अप टिल Z, और फिर 1 2 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज अब n हो गई हैं इस डॉट से। सो ये A C को भी मैच करेगा, A B C को भी मैच करेगा, A C भी मैच हो जाएगा, A D C भी हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस गिवन पैटर्न इज नॉट an exact criteria, rather this is a regular expression. You are expressing something which does not match exactly one pattern, rather it has the ability to match multiple patterns now. ये तो अभी सिर्फ एक डॉट है जिसको हमने इस्तेमाल किया। हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि A से लेकर C तक। तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर हमने ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। नाउ पॉइंट इज कि ये जो पैटर्न हमने डिफाइन किया है रेगुलर एक्सप्रेशन से, दिस इज अ 3 प्लेसेस पैटर्न नंबर 1, और इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी है? अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हमारे पास अब हो गई हैं 3। हमारे पास हो सकता है AAC, ABC, ACC। अब ADC इसका हिस्सा नहीं रहा। Only these possibilities are covered with this given regular expression. So this brace opening and closing is one place in the string, and you are defining it can be either A or B or C. So ASA के अंदर जो regular expressions का जो parsing engine है अंदर, that understands this language, and based upon this language, by writing very few values, you become capable of matching many more values. So that is the strength of regular expressions. यही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि dot star, now this is such a regular expression which says that there are endless possibilities. It is equivalent to any string of any size. क्यों? Dot means it can be A to Z, any single character, or 0 to 9, any numerical, and star means इसकी repetitions. Star is equals to repetitions. So आप ये कह रहे हैं कि कोई भी करेक्टर और उस करेक्टर की 0 और मोर repetitions. So इसका मतलब ये है कि अगर कोई अकेला A लिख दे तो ये भी इसमें कवर्ड है, क्योंकि स्टार का मतलब है 0 और मोर repetitions. अकेला A भी कवर्ड है, A भी कवर्ड है, this is also covered, this is also covered, this is also covered, even this is also covered. So you understand this concept of regular expressions. बाकी इसको तफसील से हमने अभी आगे देखना है। अभी हम सिर्फ आइडिया बिल्ड कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या चीज। So a regular expression matches the text strings either literally. Literally का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे लिख ही ये दें ABC,
इस पे कोई पाबंदी थोड़ी है, आप दे दें पैटर्न, लिटरल पैटर्न। अब ABC ही कहीं नजर आएगा तो इस चीज का फैसला होगा कि ये एग्जैक्ट मैच है। और बाय यूजिंग मेटा कैरेक्टर्स, मेटा कैरेक्टर्स क्या है? स्टार, डॉट, ब्रेसेस, प्लस, स्लैश, you will see them. These are meta characters. तो आप इनको भी यूज करके आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को वसी कर सकते हैं, and you can match multiple variants of a text string that way. Regular expression to match the content of a certain application traffic. For example, you can match a URL string inside an HTTP packet. You can match a file name inside an FTP packet. You can match from field of an SMTP packet. You can match to field in an SMTP packet, so on so forth. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए आप अपने इन हाई लेवल प्रोटोकॉल जो कि लेयर 7 के प्रोटोकॉल हैं, उनके अंदर उनके डेटा पोर्शन में कहीं भी किसी खास स्ट्रिंग पैटर्न को मैच कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं? डॉट है हमारे पास, सो D डॉट G का मतलब है DOG, DAG, DTG एंड DZG एंड सो ऑन। सब एक्सप्रेशन D और G के दरमियान स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके अंदर O पाइप साइन A, O या A, सो दिस मैचेस DOG या DAG। और अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते, यू राइट DO पाइप साइन AG, so means या DO या AG. So these are sub expressions. We have asterisk, very important. अगर हम यहाँ पे asterisk लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये बिल्कुल मिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिसके साथ asterisk लगा हुआ है उसको हम एक दफा भी दे सकते हैं, 2 दफा भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। और अगर ये O की बजाय स्टार पे लग जाए, ये डॉट पे लग जाए, तो फिर एनी अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। स्टार, डॉट स्टार की जो एक्सप्रेशन है। प्लस का मतलब है एक अकरेंस जरूरी है, सो LSE कवर्ड नहीं है प्लस में, यू नीड एटलीस्ट 1 और मोर बट नॉट LSE। सो स्टार और प्लस में फर्क है, प्लस में एटलीस्ट 1 अकरेंस इज नेसेसरी, स्टार में 0 और मोर हो सकती हैं। फिर ब्रेसेस हैं ABC, ब्रेसेस में लिख देंगे तो इट मींस A या B या C। सो A या B या C या Q से लेकर Z तक डैश दे देंगे तो रेंज आ जाएगी। कैरेट का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को स्टार्ट ऑफ द लाइन पर जाकर मैच करना। और जब आप A, B और C लिख देते हैं एग्जैक्टली, तो वो फिर आप कोई कैरेक्टर, लिटरल कैरेक्टर लिख रहे होते हैं। स्लैश इज यूज्ड फॉर एस्केप कैरेक्टर्स। अगर आपकी अपनी स्ट्रिंग में ही कहीं स्टेरिस्क आना है जिसको आपने मैच करना है, तो स्टेरिस्क तो एक मेटा कैरेक्टर भी है। तो अगर आपने उसका मेटा का इफेक्ट खत्म करना है तो आप स्लैश स्टार लिख देंगे। स्लैश स्टार का मतलब है स्ट्रिंग में एग्जैक्टली स्टार मैच करो। और अगर आप स्लैश का एस्केप कैरेक्टर नहीं देते जिसमें एस्केप डॉट लिखा हुआ है, तो डॉट का तो अपना एक मतलब है एज अ मेटा कैरेक्टर। जब आप स्लैश डॉट दे देंगे तो इट मैचेस द लिटरल डॉट इंस्टेड ऑफ द मेटा बिहेवियर ऑफ डॉट। So these are the meta characters which you can use, and by writing lesser number of objects, you can match many more using regular expressions. अब ये बनाई कैसे जाती हैं? कमांड है regex रेगुलर एक्सप्रेशन का मुखफ़फ़ regex, आगे उसका कोई भी नाम रख दें ABC, और आगे कोट्स के अंदर आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न डिफाइन कर दें। अब यहां लिखा जा रहा है डॉट,
तो ये मेटा करेक्टर वाला डॉट है। स्टार, इस डॉट की 0 और मोर अक्रेंसेस, उसके बाद स्लैश डॉट, वो इस डॉट का मेटा इफेक्ट खत्म करने के लिए, इसका मतलब है हम लिटरल डॉट की बात कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है दी करेक्टर्स, यानी EXE। So this means anything that ends with .exe, इस .exe के शुरू पे कोई फाइल नेम हो, हम उसको मैच करना चाह रहे हैं। So regex कोई भी नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ नाम दे दिया है URL01, ये नाम है सिर्फ, असल में ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इसके आगे है। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। आप इसको डबल कोट्स में भी दे सकते हैं और ना दें डबल कोट्स में, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कहीं स्पेस देनी है तो फिर डबल कोट्स देने पड़ेंगे। example.com, सो डॉट क्योंकि एक मेटा करैक्टर भी है तो उसको एस्केप सीक्वेंस के जरिए उसका वो इफेक्ट खत्म किया है और उसको लिटरल डॉट किया है, तो इसका मतलब है कि मैं एग्जैक्ट स्ट्रिंग पकड़ना चाहता हूं example.com, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। और किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग टेस्ट regex। इसमें याद रखिएगा कि आप इनपुट टेक्स्ट और रेगुलर एक्सप्रेशन जो यहां देते हैं, इसका कोई ताल्लुक ये प्री क्रिएटेड रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ नहीं है। दिस इज जस्ट एन इनलाइन टेस्टर। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि इनपुट टेक्स्ट मेरी है जी a.exe और आगे मैं टेस्ट करना चाहता हूं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन .*/exe। तो टेस्ट regex a.exe, यानी ये मैं एक स्ट्रिंग भेज रहा हूं इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, रिजल्ट में मुझे मिलेगा कि ये मैच हुई या ये मैच नहीं हुई, दो ही आउटपुट निकलेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे a.exe लिखें और आप यहाँ पे लिख दें abc। abc का मतलब मैं ये कॉल कर रहा हूं जो रेगुलर एक्सप्रेशन बना के आए। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं है। यहाँ आपने स्ट्रेट वे पैटर्न देना है और जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप टेस्ट करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ लिखनी है। अगर टेस्ट पास कर जाए तो फिर जाके आप इसको किसी टाई कर दें नाम के साथ और फिर उस नाम से आगे कॉल कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर है जी? ए बी भी करेगा जी, क्योंकि ए और बी जो हैं वो डॉट का तो हिस्सा है ना। अच्छा जी, ये क्या लिखा है आपने? टेस्टिंग अगेन। अच्छा, टेस्टिंग डिड नॉट अंडरस्टैंड, देख लेते हैं इसको भी। देखिए जी, मैं लिखता हूँ regex और माई regex और इसके अंदर मैं आगे लिखता हूं a.c। तो मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट कर दी। इट इज देयर, इट इज क्रिएटेड, ASA इज रनिंग, कॉन्फ़िगरेशन इज होल्डिंग इट। अब मैंने टेस्ट करना है कि ये a.c कौन कौन सी स्ट्रिंग्स को मैच करता है, तो मैं टेस्ट regex लिखूंगा। अब टेस्ट regex लिखने के बाद आपके पास जो पहला पैरामीटर है वो है इनपुट टेक्स्ट, जो आपने मैच करानी है रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। वो आप लिख देते हैं लेट्स से ABC, जो आपने मैच करानी है। अब आगे यहां पर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जिससे मैच करना है, कंप्लाई देखना है होती है कि नहीं ये स्ट्रिंग।
तो अक्सर हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि हम myregex कॉल कर लेते हैं इसको, कि एज इफ उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की हुई है, तो मैं इस ABC को myregex में से गुजार के देखना चाहता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है? मैच फेल्ड, हालांकि मैच होना चाहिए। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने myregex को कॉल नहीं करना, आपने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन यहां लिखनी है, उसके साथ टेस्ट करना है। जब आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्वालिफाई कर जाएगी तो आप बाद में उसको जाके किसी भी regex की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। सो दिस इज डिफाइनिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज टेस्टिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन। You do not test what is defined, you first test and then define it. Does that make sense? अच्छा जी, इसके अंदर ABC भी मैच कर गया, ACC भी मैच कर गया, ADC भी मैच कर गया। So you understand this? So you need to try regular expressions. This is very interesting. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने देख लिया, इसको अब हम जहन में रखेंगे और अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन की बुनियाद पर कुछ लेयर 7 में गुजरने वाले स्ट्रिंग पैटर्न्स जो एंड यूजर के डेटा का हिस्सा हैं, उनको डीप स्कैन करके उनकी बेस पर कुछ कंट्रोल अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम FTP। FTP की इंस्पेक्शन बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन है, एंड वी नो इट इज देयर। इट प्रिपेयर्स डायनामिक सेकेंडरी डेटा कनेक्शन चैनल्स फॉर FTP डेटा ट्रांसफर। इट ट्रैक्स द FTP कमांड रिस्पांस सीक्वेंसेस। और जब हम लॉगिंग पढ़ेंगे तो लॉगिंग के अंदर ये इस खास आईडी के अगेंस्ट जो भी फाइल अपलोड डाउनलोड होती है थ्रू FTP, उसका ये इंस्पेक्शन पीछे लॉग भी बना रही होती है, ऑडिट ट्रेल भी बना रही होती है। तो आपके नेटवर्क से जितनी फाइलें बाहर निकली, जितनी बाहर से अंदर आई, वो सिस लॉग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसका खाता मेंटेन कर सकते हैं। ये भी इंस्पेक्ट पीछे बिहाइंड द सीन्स कर रहा है। एनी हाउ, अब जो बाय डिफॉल्ट इतना कुछ वो कर रहा है वो अपनी जगह, अब उसके अंदर हम मजीद इजाफा करना चाहेंगे। तो अब हम अपने मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क का एक और डिटेल्ड फ्लो देखेंगे जिससे आप लेयर 7 इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। वो फ्लो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि हम क्लास मैप बनाते हैं, लेट्स से FTP, उसके अंदर मैच एक्सेस लिस्ट कॉल करते हैं, लेट्स से ट्रैफिक, एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं ट्रैफिक, परमिट TCP any EQ21, और इसको आके अगर हम अपने किसी पॉलिसी मैप के अंदर कॉल कर लेते हैं माय पॉलिसी लेट्स से, तो यहां आके हम लिख सकते हैं इंस्पेक्ट FTP। सो दिस इज व्हाट दिस इज लेयर 3 लेयर 4 MPF, क्योंकि इसमें हमने कोई लेयर 7 के तनाजुर में खुद से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। हाँ, ये इंस्पेक्ट FTP लेयर 7 पे काफी कुछ कर रहा है, बट वी स्टिल कॉल इट लेयर 3-4 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें लेयर 7 का एड ऑन कैसे होगा? लेयर 7 का एड ऑन करने के लिए इसी के ऊपर हम लेयर 7 MPF कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या है कि जो आप क्लास मैप बनाते हैं आप उसमें कीवर्ड डालते हैं टाइप। किस टाइप का क्लास मैप किस तरह की ट्रैफिक को पकड़ेगा, क्योंकि अब इसने लेयर 7 की ट्रैफिक को पकड़ना है। तो एक क्लास मैप FTP का और एक ही क्लास मैप HTTP का नहीं हो सकता। FTP अपने आप में एक जामिया प्रोटोकॉल है और उसकी अपनी एक दुनिया है। HTTP एक अपने आप में अलग प्रोटोकॉल है और उसकी एक अपनी नॉमेनक्लेचर है, उसकी अपने प्रोटोकॉल मैकेनिक्स हैं। तो आप जो क्लास मैप बनाते हैं उसमें जाहिर है आपने किसी पर्टिकुलर चीज को पकड़ना है।
तो अब वो अगर लेयर 7 पर जाना है आपने, तो उसकी टाइप फिर बिल्कुल बुल्सआई उस प्रोटोकॉल की तरह की होनी चाहिए, यानी उसकी टाइप एफटीपी होनी चाहिए, उसकी टाइप एचटीटीपी होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले तो हमने सिर्फ नाम ही एफटीपी रखा था, नाम एफटीपी रखने से तो कुछ नहीं होता, नाम आप एबीसी रख देते, डजंट मैटर। अब हम उसकी टाइप भी जो है, चलिए इसको एबीसी ही कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रीटमेंट हम एफटीपी का कर रहे हैं यूजिंग क्लास मैप नेम एबीसी, डजंट मैटर। बट इधर जब हमने लेयर 7 की फंक्शनैलिटी करनी है, तो हमने क्लास मैप टाइप लेयर 7 का बनाना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ L7 कह के। उसके बाद पॉलिसी मैप जो बनाएंगे उसमें भी टाइप आ जाएगी, उसका अमल दखल आ जाएगा, और वो भी लेयर 7 टाइप का पॉलिसी मैप होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद जहां पर हम कहते हैं इंस्पेक्ट एफटीपी, इसके आगे हम कॉल करेंगे पॉलिसी मैप ऑफ टाइप L7, यहां कॉल होगा। So this thing is actually calling this particular thing. So this is deep layer 7 portion जिसको हम अटैच करने जा रहे हैं at this point. तो फ्लो समझ में आता है लेयर 7 पर ले जाने का मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क को। दो नई चीजें आ गई हैं, क्लास मैप ऑफ टाइप, पॉलिसी मैप ऑफ टाइप। पॉलिसी मैप ऑफ टाइप में क्लास मैप ऑफ टाइप कॉल किया जाएगा, यहां कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, कुछ मामलात यहाँ किए जाएंगे, और वो डीप इंस्ट्रक्शंस फिर यहाँ इंस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोटोकॉल के अंदर पास कर दी जाएंगी। सो लेयर 7 के जो क्लास मैप और पॉलिसी मैप हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को कॉल किया जाता है लेयर 3-4 के अंदर। इस हायरार्की को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? तो आप ये देखिए यहां पे क्लास मैप टाइप इंस्पेक्ट एफटीपी मैच ऑल या मैच एनी, नीचे दी गई मैच की स्टेटमेंट सब ट्रू हो तो ट्रैफिक आई, या कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आई, दिस इज ऑल एंड एनी। और आगे उसका जो भी नाम रखना चाहें, दिस इज एनी नेम, इट कैन बी XYZ। So class map type inspect FTP, it means हम FTP का layer 7 डीप स्कैन करने जा रहे हैं। मैच ऑल का मतलब है ये दी गई जो कंडीशंस हैं इनके दरमियान एंड किया जा रहा है। मैच एनी का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान और किया जाएगा अगर हम मैच एनी कर दें तो। बट हमें दो चीजें लेकर चलनी है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, हम आ जाएंगे क्लास मैप ऑफ टाइप इंस्पेक्ट एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। is a now here we have match clause and then we have variety of options. For that you need to have deep study of FTP. मैक्सिमम आपको ASA डीप कंट्रोल्स FTP के दे देगा। सो जिस तरह यहां कहा जा रहा है मैच request command. What is request command? Client जब सर्वर की कंट्रोल कम्युनिकेशन में, और कंट्रोल कम्युनिकेशन हमेशा 21 नंबर पोर्ट के साथ होती है, इस कंट्रोल कम्युनिकेशन में जब कोई रिक्वेस्ट करेगा गेट, आपको पता है गेट और पुट होता है FTP में। गेट का मतलब है मुझे कोई फाइल दो, पुट का मतलब है मुझसे कोई फाइल लो। तो हम कह रहे हैं कि अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की एक कमांड, और वो कमांड क्या है FTP की, गेट, ये अगर रिक्वेस्ट की है सर्वर से और उसके अंदर मैच की क्लॉज, दोबारा मैच क्या करना है, जो फाइल नेम गेट में मांगा जा रहा है, गेट में कोई ना कोई फाइल नेम भी तो मांगा जाएगा,
ये चीज, इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न एबीसी से मैच करे, हु इज एबीसी, दिस इज रेगेक्स एबीसी, जिसमें हमने कोई पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से डॉट स्टार escape sequence dot pdf, so it means any pdf file, any file which has extension dot pdf, ये हमने abc यहां कॉल कर लिया। अगर ये दोनों चीजें ट्रू हो कि गेट की कमांड है और मांगी जा रही है abc रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइंड फाइल विच इज एनी डॉट pdf, तो क्या करना है वो अब आगे बताते हैं। आगे हम बना रहे हैं पॉलिसी मैप ऑफ टाइप इंस्पेक्ट एफटीपी, और हमेशा याद रखिए क्लास मैप ऑफ टाइप इंस्पेक्ट एफटीपी है तो वो सिर्फ पॉलिसी मैप ऑफ टाइप इंस्पेक्ट एफटीपी में ही कॉल होगा, दे मस्ट बी कंपैटिबल। ये नहीं हो सकता कि आप क्लास मैप ऑफ टाइप इंस्पेक्ट एचटीटीपी बना लें और कॉल उसको एफटीपी में करें, या एरर आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें हमने क्लास कॉल की है, ये जो पीछे बनाकर आए हैं ये यहां कॉल की है, और उसमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रीसेट। व्हाट इज रीसेट? टीसीपी कनेक्शन किल कर दो, एंड सेकंड एक्शन इज लॉग, और ये हरकत जिसने की है उसको लॉग कर लो, और वो लॉग हमें कहां मिलेंगे कल को? वो हमारे सिस लॉग में मिलेंगे। तो ये एक हमने एक कंट्रोल डिफाइन कर दिया, और उस कंट्रोल में हमने क्या कहा है इन लेमैन्स लैंग्वेज, ब्लॉक डॉट पीडीएफ फाइल्स इन एफटीपी। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी और ये उसका बैकएंड के ऊपर लेयर 7 का कोड पोर्शन है। अभी ये सब लिख देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको अप्लाई नहीं किया, ये बजाते खुद अप्लाई नहीं होता, अप्लाई इसको उस लेयर 3-4 वाले ही स्ट्रक्चर में जाके करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल एंड वेल नोन टू अस, ये वही लेयर 3-4 वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहां पे आके इंस्पेक्ट एफटीपी स्ट्रिक्ट ये कीवर्ड साथ में आ गया, और ये हमने कॉल किया है पिछली स्लाइड से, दिस थिंग। L7 FTP पॉलिसी, L7 FTP पॉलिसी, इसको कॉल किया है हमने यहां पे। सो वंस वी कंप्लीट टिल दिस पॉइंट, हमारा जो मकसद था लेयर 7 डीप इंस्पेक्शन का ऑफ एफटीपी वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर इसकी जो वसअत है वो कहां पे है, ये चीजें तो मोर और लेस ऐसी ही रहेंगी, इसकी जो डेप्थ है वो इन जगहों पर है। मैथ्स की वैरायटी है, यू नीड टू यूज क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग, एंड हियर मोर और लेस वी हैव सेम एक्शंस, बट हियर यू नीड टू पे मोर अटेंशन। इसमें क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, उस सारी वैरायटी पर जितनी आपकी ग्रिप होगी उतना आप मैक्सिमम एफटीपी की लेयर 7 में डीप इंस्पेक्शन के काबिल हो जाएंगे। और यहाँ की जो कैपेबिलिटीज हैं वो हर आने वाली रिलीज में बेहतर से बेहतर दर होती चली जाती है लीना कोड में। तो ये चीज क्लियर है जी यहां तक? और सर इसी ये तरह तो जी, अच्छा सर, ये तो यूजर डिफाइंड चीजें हैं, तो क्या एएससी आर्टो भी इस तरह की चीजें रखता है अपने अंदर, कोई स्क्रिप्ट या कोई फाइल जिसको वो वक्त के साथ साथ अपडेट करता हो और उसकी बेस पे डिसीजन लेता हो, और वो फाइल कहाँ पे होती है अगर इस तरह की चीज है तो? देखिए हमने जब से ये डिस्कशन स्टार्ट की हुई है हमने एक बात को अपनी बेस बनाया हुआ है कि ये जनरेशन 2 फायरवॉल पढ़ रहे हैं। जी सर। जनरेशन 2 फायरवॉल के अंदर डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है,
बट वो आपको अपने बलबूते पर ही करनी है। ये रेसिपीज आपको बनी बनाई इसमें नहीं मिलती, ना ही पुश हो रही है। उसके लिए आपको जनरेशन 3 में एंटर होना है, और जनरेशन 3 की फायरवॉल में आपने तो कुछ करना ही नहीं होता। यू जस्ट नीड टू टर्न फीचर्स ऑन एंड ऑफ, दैट्स ऑल। एवरी इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द वेंडर। जनरेशन 3 यू मीन एफटीडी हमें करना पे काम करना पड़ेगा? सोर्स फायर या फायर पावर। लेकिन सोर्स फायर तो एएससी में भी होता है। जी होता है, और हमने उसको एक्सप्लोर करना है अभी। नॉट, वी विल नॉट गो इनटू सोर्स फायर, बट वी विल सी हाउ टू डाइवर्ट ट्रैफिक टुवर्ड्स सोर्स फायर, जो कि हमारा G2 का एजेंडा है। लेकिन सर आज की दौर में जब हम एएसए की बात करते हैं तो इसका मतलब है सोर्स फायर की बात करते हैं, बगैर सोर्स फायर की तो एएसए की बात नहीं इसका हो मतलब है सकती कि जो अभी तक हमने किया है वो कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करता, वो सीधा सोर्स फायर करता है। नहीं, वो करता है, लेकिन जब हम फायरवॉल की बात करेंगे, जब इतना कंपटीशन है, तो वो सोर्स फायर के बगैर तो एएसए की बात नहीं करेंगे ना। तो यानी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपकी जो डेटा सेंटर फायरवॉल्स हैं वहां पे अभी भी ASA ही लगा हुआ होता है। We do not need that deep packet inspection in the internal layer. इंटरनेट फायरवॉल के अंदर you can have source fire. लेकिन क्या किसी कस्टमर को आज के दौर में 2021 में बगैर सोर्स फायर के एएसए चाहिए? जी, मैं आपको कई कस्टमर गिना सकता हूं जो लेते हैं। राइट सर। आज भी अभी एज वी स्पीक की ऑर्डरिंग में है ऐसे कई कस्टमर्स। एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं होगी तो यानी मैं या आप या कोई भी बंदा फायरवॉल लेता है तो वो क्यों लेगा? वो हर बंदा ये चाह रहा है कि वो जो सिक्योरिटी है उसको मैक्सिमम जितना वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उतना करे। तो देखिए बात पता है क्या है, ये ये इसी तरह है कि आपने सुन लिया कि एक ऐसी अप्लायंस आ गई है या ऐसा एक वेपन आ गया है जिससे आप यहाँ से फायर करें तो वो 7 बरे आजम पार आपका जो टारगेट है वो गिर जाता है। लेकिन शिकार जो है वो आपने चिड़िया का करना है, लेकिन आप खरीदने जो है वो उसी को चले जाएं क्योंकि नहीं वो एग्जिस्ट क्योंकि करती है तो मैंने वही लेनी है। देखिए इस वक्त तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना कन्वेंशनल वॉरफेयर में। क्या आप सारी खरीद लेते हैं? नहीं खरीद सकते। तो क्यों कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्यों हर चीज हर मुल्क नहीं खरीद लेता? वजह क्या है? ऑफ कोर्स उनके पास वसाइल नहीं होते या बाज मुल्कों की उस तरह से नीड भी नहीं होती। जी, तो आप जो बात कर रहे हैं वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के मुताबिक ऐसे ही है कि जो भी टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में अवेलेबल है बस मुझे वो ले लेनी है। सही है। एक्चुअली ये वो लोग कहते हैं जिनको G2 का एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि उससे आप कर क्या सकते हैं। They just want to have peace of mind. देखिए जनरेशन 3 नो डाउट इट इज बेटर, इट इज वन स्टेप अबव G2, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें G2 के खवाइश हैं ही नहीं, वो शुरू ही G3 से होती है। G2 इज पार्ट एंड पार्सल G3 में। तो एक्चुअली अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आपको यहीं से शुरू करना है ना। जी सर। क्या आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे? So this is where G2 is, and you are gradually going on the top, and this is where G3 is. अब G3 का काम अगर NAT करना है, G3 फायरवॉल NAT करती है, लेकिन क्या NAT जनरेशन 3 का फीचर है? नहीं, वो किसका फीचर है? जनरेशन 2 का फीचर है। जी सर। तो जिसको NAT का ही कॉन्सेप्ट नहीं है वो G3 कैसे चलाएगा?
सही है। अच्छा सर, एक और बात ये है कि जब जब हम सिस्को की फायरवॉल्स का कंपैरिजन करते हैं तो इसका ये आज की डिस्कशन से हमें पता लगा कि जो एफटीडी है वो बुनियादी तौर पर जो है ना जनरेशन 3 है, लेकिन जो एएसए है वो दोनों फ्लेवर में मौजूद है, यानी जनरेशन 2 में भी और जी3 में भी। Am I right? जी, जो जो G3 है वो बाय डिफॉल्ट G2 है। सही है। अगर हमने शुरू में एक ये जो फ्यूजन हुई है लीना कोड की और एफटीडी कोड की, उसको हमने डिस्कस किया था बहुत शुरू में। जी सर। उसमें आपको ये क्लियरली नजर आ रहा था कि जो एफटीडी कोड है उसमें G2 के फीचर्स भी हैं और G3 तो वो है ही, और उसके जितने भी फीचर G2 के हैं दे आर ऑल एक्वायर्ड फ्रॉम लीना कोड। जी बिल्कुल। Let me go to that slide. ये थी जीवन। तो आप देख रहे हैं ये जो एफटीडी का कोड अलग से बनकर आ रहा है, इस कोड में नेट का जो इंजन है, जो एसीएल का इंजन है, जो वीपीएन का इंजन है, जो कोर स्टेटफुल सिक्योरिटी का इंजन है, वो कहां से डिराइव हो रहे हैं? वो एएसए से लेकर इसमें मिक्स किए गए। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप एफटीडी कोड की बात करते हैं तो G2 की सारी स्ट्रेंथ उसने एएसए के लीना कोड से ली है, और एएसए ने अपनी G3 की स्ट्रेंथ एफटीडी से ले ली है, यानी सोर्स फायर से ले ली है, जो कि ये देखें आप। जी बिल्कुल। तो एएसए अप्लायंस में जो आप साथ में फायर पावर का मॉड्यूल चलाते हैं, ये स्मॉल स्केल सॉल्यूशन है। अगर आपने लार्ज स्केल सॉल्यूशन पर जाना है और आपने G3 कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करनी है तो आपको एफटीडी कोड में ही जाना है। और अगर आपने लार्ज स्केल में रहना है और आपने जनरेशन 2 में रहना है तो आप लीना कोड में ही रहेंगे एंड यू विल बी हैविंग नो फायर पावर। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप एएसए विद फायर पावर भी लेते हैं तो उस फायर पावर में भी कुछ लिमिटेशंस है, तो बेटर है कि आप जो एफटीडी लें, अगर आप जो है ना इसकी G3 आपको चाहिए अगर, तो एम आई राइट? मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमसे कस्टमर पूछता है कंपैरिजन के लिए कि भाई हमारे पास एएसए का ऑप्शन भी है और ये एफटीडी का भी, तो जरा एक वाजिया तौर पे ना एक लाइन ड्रॉ हो जाए कि भाई उनको बताने के लिए कि आप क्या लें। देखिए, जो 2 लेयर्ड फायरवॉल मॉडल था, यू हैव एन इंटरनेट फायरवॉल और आपके पास एक डेटा सेंटर फायरवॉल है। जी सर। इसमें दिस कैन बी अब इसके नीचे जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर है वो फायर पावर सीरीज का होगा, FPR 1000 होगा या 2100 होगा
या 4300 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर साइज। अगर आपने लीना कोड रन करना है तो भी आप इसी हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक सेंस? जी सर। क्योंकि जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर जो ASA के नाम से आता था, ASAX हार्डवेयर, that is as we speak announced as end of life. But you can run that code in the firepower hardware. और अगर आप एक्सपेंस कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू, आप यहां पर भी FTD कोड ले लें। और आपको पता है डेटा सेंटर में हायर थ्रूपुट्स होती हैं। सो फॉर हायर थ्रूपुट्स G3 is cost. I mean, this is something which is best, but this is something which is also okay. Make sense? जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, हम किधर थे? FTP इंस्पेक्शन डिस्कस कर ली हमने। अब हमारे पास HTTP है। HTTP है, खास तौर पे यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये हम बात नहीं कर रहे HTTPS की। We are talking about plain HTTP. HTTPS टनल के अंदर से गुजरने वाली ट्रैफिक को स्कैन करने के लिए, डीप स्कैन करने के लिए आपको SSL टनल प्रॉक्सी करनी पड़ती है। यानी क्लाइंट और सर्वर अगर ये आपस में सिक्योर चैनल बना लेंगे SSL का, तो यहां पे रास्ते में पड़ी हुई फायरवॉल नहीं देख सकती उसके अंदर। So for that reason, you need to break tunnel here and re-establish. Proxy करना पड़ता है। This thing is available in FTD. We are talking about plain HTTP inspection. So HTTP inspection is not enabled in the default inspection policy. कहीं पर भी हमें inspect HTTP नजर नहीं आता, तो हमें बनानी पड़ेगी HTTP की इंस्पेक्शन की क्लास लेयर 3-4 वाली, वो हम बनाएंगे। और उसमें अगर हमने डीप स्कैनिंग करनी है तो हमें उसके अंदर कॉल करना पड़ेगा लेयर 7 को ऑफ टाइप HTTP। सो इसको कैसे करेंगे? लेट्स गो हियर। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई हमने। cern.ch is the first ever website जो कि इंटरनेट जब बना था तो मार्ज़े वजूद में आई थी। This is the first website of internet world and it is still available on HTTP and we can test it. So हमने अगर
इसकी स्ट्रिंग को मैच करना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई, क्लास मैप बनाया, टाइप रेगुलर एक्सप्रेशन, मैच एनी की क्लॉज, क्योंकि यहाँ मैं मल्टीपल यूआरएल्स को डालता चला जा सकता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि सब इकट्ठी मैच हों, वो होंगी नहीं कभी। तो एनी का मतलब है इनमें से कोई भी मैच हो जाए। सो मैच रेगुलर एक्सप्रेशन यूआरएल 1, क्लास मैप टाइप इंस्पेक्ट एचटीटीपी मैच एनी, लेयर 7 एचटीटीपी यूआरएल पॉलिसी का नाम, ओके। अब इसके अंदर हम मैच कर रहे हैं रिक्वेस्ट हेडर में, और हेडर की फील्ड है होस्ट। अब यहां पे आपके पास HTTP की जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन let's look at where do we see this header and then host in that header. So this is the first website of internet, और इसके हम यहाँ पे लॉग्स ले लेते हैं। अब इसमें जो हमारी HTTP की गेट रिक्वेस्ट है, इसमें अगर आप देखें तो आपको हेडर पोर्शन के अंदर, ये सारा हेडर पोर्शन है, इसके अंदर होस्ट का पैरामीटर नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस? गेट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास हेडर है,
और उस हेडर में एक फील्ड है होस्ट, और उसके अंदर आप किस टारगेट को हिट कर रहे हैं वो टारगेट की पूरी स्ट्रिंग नजर आ रही है, info.cern.ch, और ये किस पैकेट में जा रही है, ये पैकेट है टीसीपी का, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे जा रहा है, और उसके अंदर रैप हुआ है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। उसका एक हेडर है और उसकी एक गेट रिक्वेस्ट में होस्ट फील्ड है जिसके अंदर info.cern.ch लिखा हुआ है। इसको हमें ASA मैच करने की एबिलिटी दे रहा है। मैच रिक्वेस्ट में, गेट रिक्वेस्ट में, हेडर पोर्शन में होस्ट की फील्ड को रेगुलर एक्सप्रेशन, अब रेगुलर एक्सप्रेशन की क्लास भी बनाई जा सकती है। यहां आप देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास बनाई हुई है जिसमें मल्टीपल यूआरएल्स डाली जा सकती है, और यहाँ पे डायरेक्ट भी कोई रेगेक्स पास की जा सकती है, बट यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस की ही क्लास बनाकर उसको यहाँ कॉल किया जा रहा है। तो ये ज्यादा एलिगेंट वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है कि आप इसमें कल को URL 2, 3, 4, 5, 6 ऐड करते जाएं, द सेम क्लॉज विल वर्क। उसके बाद हम इसको पॉलिसी मैप टाइप इंस्पेक्ट HTTP में कॉल करते हैं, क्लास लेयर 7 HTTP URL, इस क्लास को कॉल किया, और यहाँ हम लिखने हैं रीसेट, साथ लॉग भी कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये है कि जैसे ही कोई शख्स इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करे, ASA उसको TCP रीसेट का पैकेट दे मारे, और वो ऐसे पैकेट उस तक आए गोया कि वो cern.ch से आया है और वो सर्वर उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, पर आपका ब्राउजर रीसेट हो जाएगा और पेज ओपन नहीं होगा। इसी के अंदर पॉलिसी मैप में पैरामीटर्स का एक सेक्शन है, प्रोटोकॉल वायलेशन एक्शन रीसेट। ये एक अलहदा सिक्योरिटी लगाई जा रही है कि 80 पोर्ट के अंदर से कोई शख्स HTTP गुजारने की बजाय 80 पोर्ट में से FTP गुजारे, 80 पोर्ट में से SSH करने की कोशिश करे, यानी HTTP की बजाय 80 पोर्ट में से कोई और प्रोटोकॉल चलाने की कोई कोशिश करे, तो ऐसे पैकेट्स को भी रीसेट कर दो, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि 80 पोर्ट ओपन मिले तो उसके अंदर से कोई अदर देन HTTP प्रोटोकॉल चलाने की कोशिश करें। तो ऐसी वायलेशन को रीसेट करने का एक इजाफी प्रिकॉशन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई जा रही है ये अभी अप्लाई नहीं हुई, इसको अप्लाई करने के लिए आपको वही लेयर 3, 4 बनाना पड़ेगा, और उसमें आके इंस्पेक्ट HTTP के आगे वी विल कॉल लेयर 7 फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, ये पॉलिसी, इसके अंदर ये क्लास कॉल हो रही है, और उसके अंदर हमने ये एक और क्लास कॉल की हुई है जिसमें मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। हम चाहते तो यही रेगुलर एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते थे, बट वी हैव यूज्ड in between another class map of type regular expressions. So यहां तक फ्लो क्लियर है जी? क्लास L7 क्लास, ये आप पूछ रहे हैं कि ये कहां से आई है? ये मैं आपका सवाल नहीं समझ सक रहा। द कंप्लीट कमांड ऑफ लास्ट 2 लाइन वेयर वी बाइंड इट, ये इसके अंदर है जी, ये अकेली तो नहीं है। दिस इज विद इन दिस पॉलिसी।
ये इसके अंदर बकेट में डली हुई है और इसको हम कॉल कर रहे हैं आगे। ये जो है ये यहां से आया है। नहीं नहीं, वो लेयर 3-4 में HTTP के लिए नहीं है। तो दैट्स इट। हमने एटलीस्ट इसका फ्लो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल इम्प्लीमेंट ऑल व्हाट वी हैव स्टडीड और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।